हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग एनएलएम रिवाइज करेंगे। ऐसे तो ये चैप्टर जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है। इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड तभी होगा जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बट यहाँ पे मेरा कोशिश है कि हम तुम्हें जो भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको रिवाइज करवाएं ताकि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखो एनएलएम क्या होता है। तो बेसिकली ये मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच जो है फोर्सेस के साथ डील करता है ना। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग फोर्सेस के साथ डील करते हैं। तो पहले यही हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपने को कितने टाइप के फोर्सेस मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को दे रखा है दैट इज एसेंशियल फोर्सेस। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो फोर्सेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इस चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को इन फोर्सेस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और मेनली दो पॉइंट तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए इन फोर्सेस के रिलेटेड। क्या क्या? कि ये पहला तो कब एक्ट करेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, कंडीशन ऑफ एक्टिंग क्या होगा इसका। दूसरा कि ये किस डायरेक्शन में लगेगा। थर्ड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हर फोर्सेस के लिए ये दो तीन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग एफबीडी बनाने टाइम में, ठीक है, कोई दिक्कत फेस ना करें। तो देखो सबसे पहला जो फोर्स हम लोगों को मिलेगा वो होगा दैट इज वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हम लोगों को पता है कि दो बॉडीज के बीच मास के वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बस यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसिडर करेंगे किसी बॉडी के ऊपर। दो जनरल बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको डिटेल में हम लोग ग्रेविटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो किसी भी बॉडी का, ठीक है, जो वेट होगा बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय अर्थ। तो अर्थ की वजह से जो भी फोर्स लगेगा उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऑलवेज mg होगा। सर किस डायरेक्शन में लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अच्छा, दूसरा जो फोर्स हम लोगों को मिलेगा वो नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स पहली बात कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब कि ये तभी एक्ट करेगा जब दो बॉडीज के बीच कॉन्टैक्ट हो। तो इसको लगने का कंडीशन क्या होगा कि दो बॉडीज के बीच कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि सर ये किस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि जो नॉर्मल होता है वो कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन भी दे रखा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। एंड ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये पुशिंग नेचर का होता है। जो नॉर्मल होता है वो क्या करता है? बॉडीज को पुश करता है। नाउ थर्ड जो फोर्स हम लोगों को मिलेगा वो होगा टेंशन। अब देखो टेंशन क्या होता है? तो ये बेसिकली एक फोर्स होता है जो स्ट्रिंग या रॉड के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ टॉट, रोप और चेन। तो अगर कोई चेन है, रोप है या रॉड है, ठीक है, और वो जब टाइट होगा, ध्यान देना कि ये कब एक्ट करेगा? जब टाइट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रोप के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज टेंशन। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में लगेगा? तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि जो टेंशन होगा वो ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेगा। एंड ये ऑलवेज पुलिंग नेचर का होता है। ये जिस भी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होगा वो उसको पुल करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो हम एक बार जस्ट रिकॉल कर दे रहे हैं इन तीनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है। वेट जो है वो किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरली हम लोग शो करते हैं। नॉर्मल जो होता है वो कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होगा एंड पुशिंग नेचर का होगा। टेंशन जो होगा वो ऑलवेज स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करेगा एंड पुलिंग नेचर का होगा। ये ऑब्जेक्ट को पुल करेगा अपनी तरफ। ओके, नाउ जो नेक्स्ट जो फोर्स हम लोग को मिलेगा वो होगा दैट इज स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो बेसिकली जब स्प्रिंग को हम लोग डिफॉर्म करते हैं उसके नेचुरल लेंथ से, तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसके लिए हम लोग को ध्यान देना है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो एक्सटेंशन और कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब कि जिस डायरेक्शन में तुम लेंथ को चेंज करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अगर तुम कंप्रेस करोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दैट मींस कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। नाउ जो लास्ट फोर्स हम लोग को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर वो होगा दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सर ये जो फ्रिक्शन है वो कब एक्ट करेगा? तो इसको लगने का दो कंडीशन होता है। पहला कि दो बॉडीज के बीच कांटेक्ट होना चाहिए, हाँ, बट जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट है तो उनके बीच फ्रिक्शन लगेगा ही। तो इसके लिए दूसरा जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि जो बॉडीज कांटेक्ट में है उनके बीच या तो रिलेटिव मोशन हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगे और उनके बीच या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगा। ऐसे भी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक अलग से सेक्शन है इसका फ्रिक्शन का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ध्यान देना है कि जो फ्रिक्शन होता है वो कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के पैरेलल एक्ट करेगा, ठीक है। देखो ये जो नॉर्मल है और जो फ्रिक्शन है ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसका एक कंपोनेंट को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, एक को फ्रिक्शन। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं और जो फ्रिक्शन होगा वो पैरेलल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, कि जो फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? जो भी कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसके पैरेलल। एंड ये जो भी रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा।
तो यहाँ पे दे रखा दैट इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस अपोजिंग रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा या जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी होगा मोशन का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो इस चैप्टर के अंदर यही 5 फोर्सेस हम लोग को फ्रीक्वेंटली मिलेंगे और इनके साथ ही हम लोग को डील करना होगा। अब देखो यहाँ पे हम इन फोर्सेस के लिए ये 2 पॉइंट क्यों बताए कि ये कब लगेंगे, किस डायरेक्शन में लगेंगे और कितना लगेंगे। क्योंकि देखो कभी भी क्वेश्चन में तुमको ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, तुमको खुद से पता करना पड़ेगा। तो वो हम लोग तभी पता कर पाएंगे जब अपने को पता हो कि डिफरेंट फोर्सेस कब एक्ट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज ही लगेगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएगा। नॉर्मल कब लगेगा, जब दो बॉडीज के बीच कॉन्टैक्ट हो। टेंशन कब लगेगा, जब किसी भी बॉडी को हम लोग स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देंगे या रॉड से, एंड स्ट्रिंग जब हमारा टाइट होगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा, जब स्प्रिंग को हम लोग डिफॉर्म करेंगे, आइदर इलोंगेट और कंप्रेस, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब दो बॉडीज के बीच कॉन्टैक्ट हो और क्या, ठीक है, दैट इज कि उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो या टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन का, और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी हम लोगों को दे रखा है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एनएलएम पे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर देखो क्या है कि बेसिकली अपने पास 3 लॉज होते हैं, ठीक है, जो पूरा इस चैप्टर को कवर करते हैं, और पूरे चैप्टर के अंदर इन 3 लॉज का फ्रीक्वेंट यूज होगा, इनको ही यूज करके क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको समझो। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर अपने पास कोई बॉडी है, ठीक है, और उस पर अगर नेट फोर्स 0 है, तो वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। बात समझ में आया आप लोगों को। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, ठीक है, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा, मतलब कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, ध्यान देना यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की 0, एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे। तो अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एंड ये जो कंडीशन होता है वो होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर तुमको बोले कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो वहां पे दिमाग में क्या आना चाहिए कि उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, और ये बेसिकली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, अब इसी फर्स्ट लॉ के अंदर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का, ठीक है, ऑटोमेटिक रहता ही रहता है, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के चेंज को अपोज करता है, ये ध्यान देना। देखो बहुत जगहों पे क्या होता है, ये बोला जाता है कि इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगा, बट इनर्शिया की वजह से नहीं होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के चेंज को अपोज करेगा, मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और तुम उसको मूव करवाने की कोशिश करोगे तो पहले वो अपोजिशन क्रिएट करेगा, ठीक है, वो कोशिश करेगा मूव ना करे। सिमिलरली अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और अगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे तो पहले वो अपोज करेगा, वो चाहेगा कि हम ना रुके। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण से वो अपोजिशन क्रिएट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है सर, ये मास पे डिपेंड करता है। किस तरीके से, तो इनर्शिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास का, मतलब जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा, जिस बॉडी का मास कम उसका इनर्शिया भी कम। और यही रीजन होता है, मान लो कि हम लोग दो डिफरेंट साइज का, ठीक है, पत्थर ले रखे हैं और दोनों मूव कर रहे हैं, तो किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो बड़ा वाला है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक और टर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली एक पॉइंट, एक फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी बॉडी के मोशन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। तो यहाँ पे भी हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। अब जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो ये बेसिकली ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसपे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, बात समझ में। और ये कैसे पता करेंगे कि सर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, तो इनर्शियल का कंडीशन क्या होता है कि वो अनएक्सेलरेटेड होगा, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। तो जब भी अपने पास कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जिसका एक्सेलरेशन 0, तो उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। और जनरली यहाँ पे बोल रखा है कि जो ग्राउंड होगा उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम की तरह ही ट्रीट करेंगे, एंड मोस्टली हम लोग सारा एनालिसिस वहां पे अप्लाई करेंगे, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पे, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि तुम इस चैप्टर के अंदर जो भी मेजर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखोगे वो सेकेंड लॉ पे ही बेस्ड होता है, सेकेंड लॉ को ही यूज करके, ठीक है, क्वेश्चंस पूछता है। तो पहले स्टेटमेंट समझो, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, बात समझ रहे हो, तो वो क्या करेगा, उस बॉडी के या सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करेगा, ठीक है। और जो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल। तो यहां से मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी या सिस्टम के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डीपी वेक्टर बाय डीटी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये एक बेसिक स्टेटमेंट हो गया, फंडामेंटल स्टेटमेंट हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ का।
ठीक है, बट हम लोग अप्लाई करेंगे इसका मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा देखो, तो अब हम लोगों को पता है कि सर जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इस मोमेंटम का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी नेट फोर्स होगा वो डी एम वी वेक्टर बाई डी टी होगा, मास बाहर आ जाएगा, डीवी बाई डी टी को एक्सेलरेशन लिख देंगे। तो जो मॉडिफाइड फॉर्म हम लोगों को मिलेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। एंड मेनली जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे वो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे एक्सेलरेशन वगैरह पूछता है, तो जब भी एक्सेलरेशन हमसे पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी या सिस्टम के ऊपर जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा उसको हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सिंपल सा हम लोग को ध्यान देना। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है अपने पास, दैट इज इंपल्स। ठीक है, देखो इंपल्स क्या होता है ना, ठीक है, कि जब भी कोई एक लार्ज फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग बोलते हैं कि वो फोर्स जो है वो इंपल्स इम्पार्ट किया। ठीक है, अब वो फाइंड कैसे करते हैं? ठीक है, तो किसी भी फोर्स का जब इंपल्स हम लोग को फाइंड करना होता है तो हम लोग उस फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि जो इंपल्स होता है, ठीक है, वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है। तो जब फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? इंपल्स। ठीक है ना, और इस इंपल्स और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। ठीक है, कि जो भी इंपल्स होगा किसी भी फोर्स का वो बेसिकली चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा, जिसको हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। सर ये डेरिवेशन, ये रिलेशन कहां से आता है कि जो इंपल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा? तो बेसिकली हम लोग इसको सेकंड लॉ से डिराइव करते हैं। जैसे देखो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोर्स जो है वो डीपी बाई डी है, तो डी को इधर लेके जाएंगे तो एफ इंटू डी इंपल्स होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा पी हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो पहले तो ये ध्यान रखना, इंपल्स होगा वो फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन होगा, और ये जो इंपल्स होगा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे जो इंपल्स होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन किधर होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में, या तुम बोल सकते हो कि सर जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंपल्स होगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर। ठीक है, कि थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो ये सिंपली बोलता है कि अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको अगर हम लोग आसान भाषा में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन जो है वो फोर्सेस हैं, ये बात समझना हम लोग को। ठीक है, तो मैथमेटिकली यहाँ पे हम लोग को बोल रखा है कि ठीक है ना, कि अगर कोई बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी जो है वो ए पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपली एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ना अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे कि बहुत बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल ध्यान से समझना रिगार्डिंग दिस एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, पॉइंट क्या है पहले ध्यान समझो। यहाँ पे बोल रखा है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं वो ऑलवेज दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, कभी भी एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडीज पे एक्ट नहीं करेगा। जैसे समझने के लिए मान लो कि तुम वॉल पे फोर्स लगाते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जब दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उसमें से किसको एक्शन लेंगे और किसको रिएक्शन। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि किसको एक्शन लेना किसको रिएक्शन, तुम किसी को भी एक्शन ले सकते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा? रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज में कैसे एक्ट करता है, तो मान लो कि तुम क्या कियो, फोर्स अप्लाई कियो किसी वॉल पे। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे फोर्स को हम लोग एक्शन ले लेते हैं तो तुम्हारे हाथ पे भी चोट लगेगा, तो वो हो जाएगा रिएक्शन। तो तुम देखो एक्शन लगाए वॉल पे, उसका रिएक्शन हुआ तुम्हारे हाथ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक्शन रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज सेम होगा, बात समझ रहे हो, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है दैट इज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जैसा कि हम लोग स्टेटमेंट में ही देखें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान देना कि दे आर ऑलवेज ऑफ सेम नेचर। तो जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो सेम नेचर के होंगे, मतलब कि अगर एक्शन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अगर एक्शन फ्रिक्शन है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर एक्शन में तो नॉर्मल ले रहे, ठीक है, और रिएक्शन में हम लोगों को फ्रिक्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं, दोनों सेम नेचर के होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर ग्रेविटेशनल एक्शन फोर्स है, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स रिएक्शन होगा, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो एक पॉइंट हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि सिंस कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तुम बोलोगे सर अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, बट वो तभी होगा जब सेम बॉडी पे एक्ट करे। तो ये दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं तो कभी इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, ये भी हम लोग को ध्यान देना है। नाउ अब आ जाते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल पे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, जो इस चैप्टर का पूरा जान है। सर जान क्यों है? तो देखो अगर तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम तुम गलत बना रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को गलत कर दोगे। ठीक है, तो अगर तुम चाह रहे हो कि सही से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इसके लिए श्योरिटी रखना है कि तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो पहले समझो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो ये बेसिकली, ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होते हैं उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि किसी एक बॉडी के ऊपर वो सारे फोर्सेस शो करते हैं जो फोर्सेस लग रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है फोर्सेस का, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ना। अब सवाल ये कि सर बनाएंगे कैसे? तो देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, तुम इन स्टेप्स को ही फॉलो करना जब भी तुमको एफबीडी बनाना हो।
ठीक है। और अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, तुम अगर इनिशियल स्टेट पे हो, तो मेरा तो सजेशन होगा कि इनिशियली तुम स्टेप को ही फॉलो करना, कभी गलती नहीं होगा। और अगर कोई गलती हो गया तो वही तुम्हारा आंसर गलत आने वाला है, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ रहे हो? हाँ, लेकिन जब थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम थोड़ा डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, बट इनिशियली तो हम बोलेंगे तुमको पूरा का स्टेप फॉलो करना। अब स्टेप क्या है देखो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, उसको हम लोग फ्री स्पेस में ले जाते हैं। सर फ्री स्पेस में क्या होता है? तो देखो जहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगा वहाँ से उठा के ऐसे जगह पे ले जाएँगे जिसके इर्द-गिर्द कोई और दूसरा बॉडी ना हो। पहला काम ये होगा कि उस बॉडी को हम लोग बिल्कुल ठीक है फ्री स्पेस पे उठा के ले जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब उसको फ्री स्पेस पे लेके जाएँगे, उसके ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करना है। वो जैसे है उसको एज़ इट इज़ उठा के लेके जाना है। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होगा कि उसपे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उन सारे फोर्सेस को उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में शो कर दो। दूसरा पॉइंट, ठीक है? अच्छा, थर्ड स्टेप क्या होगा कि अब हम लोग को एक पेयर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? थर्ड स्टेप। और फिर अगला स्टेप क्या होगा कि जितने भी फोर्सेस हैं उनको इन दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर देंगे। कोई भी फोर्सेस इन दो एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ठीक है किन दो डायरेक्शन में हम लोग को एक्सिस से लेना है? तो उसके लिए एक छोटा सा हिंट ये होता है, ठीक है? तुम ये देख लेना कि किन दो डायरेक्शन में या किन डायरेक्शन में हम लोग को कम से कम फोर्सेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो जिस डायरेक्शन में कम से कम फोर्सेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे, हम लोग बेसिकली उन्हीं दो डायरेक्शन में एक्सिस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? और फिर उन दोनों एक्सिस के अलावा हम लोग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे और फिर फाइनली हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है जहां से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना के। तो लास्ट स्टेप क्या होगा कि अगर हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है? तो वहां पे हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखे थे कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। तो अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज न्यूटन सेकंड लॉ। बस यही दो इक्वेशंस बना के हम लोग पूरा एनएलएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जो भी फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे तो उनको तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड लॉ के हेल्प से ही सॉल्व कर लेंगे। बट देखो क्या होता है, ठीक है, कि अब ऐसा तो नहीं है कि तुमको एनएलएम के अंदर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा। ये नहीं कि दो ब्लॉक दे दिया एक पुली, जैसा कि अक्सर बहुत लोग करवाते हैं। ये बच्चा देखो ट्रिक है, डायरेक्ट तुम कर लोगे। तो वो बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए है, ठीक है? जब तुम बढ़िया क्वेश्चंस पे फंसोगे, ठीक है, तो वहां पे वो कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं आएगा, वहां पे मेथड ही काम आएगा, जिसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है? तो देखो अब बहुत बार क्या होगा कि तुमको जब बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहां पे तुम देखोगे कि जब हम लोग ठीक है एफबीडी बना के इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशंस कम पड़ेंगे और वेरिएबल ज्यादा होंगे। तो वहां पे हम लोगों को और भी टूल्स चाहिए होंगे जिसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसमें से एक टूल है हमारा कंस्ट्रेंट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बात समझना। ये हम लोगों को तब हेल्प करेगा जब हमारा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसमें कि खूब सारे ब्लॉक हो, खूब सारे पुली हो, कोई इधर जा रहा हो कोई उधर जा रहा हो और वहां पे हम लोग को इक्वेशन बनाना हो, तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशंस ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। ये धड़ाम से आएंगे, क्वेश्चंस बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ध्यान देना कि अपने पास दो टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है, एक नॉर्मल कंस्ट्रेंट। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि जितने भी बॉडीज एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया तो स्ट्रिंग से रिलेटेड एक पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं कि मेनली जनरली इस चैप्टर के अंदर जो भी स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं वो आइडियल स्ट्रिंग होता है। सर आइडियल स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या होगा? तो ये बेसिकली मासलेस होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा, फ्रिक्शनलेस होगा। तो जब भी क्वेश्चंस के अंदर तुमको आइडियल स्ट्रिंग दे रखा हो, ये प्रॉपर्टी जो है वो वैलिडेट होगा। क्या क्या? पहला मासलेस होगा, इनएक्सटेंसिबल एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है? तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि जितने भी बॉडीज ठीक है एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे उन सारे बॉडीज का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रिंग कंस्टेंट, ठीक है? तो ये एक डायरेक्ट है। तो जब भी तुमको इक्वेशंस बनाना हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कंस्टेंट, तो देखो कौन कौन से बॉडीज जो है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उनका तुम फाइंड करो, ठीक है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जिसमें तुमको रिलेशन चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग और उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है? अब देखो ये जो मेथड है वो तो हम लोग को ऐसे सिचुएशन में हेल्प करेगा, ठीक है, जहां पे क्या होगा कि जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सिंपल हो, मतलब बहुत ज्यादा ब्लॉक पुली ना हो, तब तो हम लोग डायरेक्टली इस मेथड से कर लेंगे, ठीक है? बट जहां पे बहुत ज्यादा पुली हो, बहुत ज्यादा ब्लॉक हो, तो वहां पे क्या होगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पे अब हम लोग एक डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें तुम मन करे तो तुमको जितना मन करे उतना स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये स्ट्रिंग कंस्टेंट का, ठीक है? और ये क्या है देखो कि जब भी तुमको ठीक है सिस्टम के अंदर डिफरेंट बॉडीज के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो कंस्टेंट इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से अप्लाई करेंगे। क्या होगा कि सिस्टम के अंदर जितने भी बॉडीज होंगे उनके टेंशन और एक्सेलरेशन के डॉट प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहां से हम लोग को डिफरेंट बॉडीज के एक्सेलरेशन में रिलेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर तुमको वेलोसिटीज में रिलेशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर जितने भी बॉडीज हैं उनके टेंशन और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम को हम लोग कर देंगे 0। तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटीज में रिलेशन मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है? ये हेल्प करता है ऐसे सिचुएशन में जहां पे हम लोग डायरेक्टली कंस्ट्रेंट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है।
अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट, जिसको हम लोग नॉर्मल कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो देखो नॉर्मल कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि अगर दो बॉडीज ऑलवेज कांटेक्ट में और एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में उनका जो भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगा अलोंग द कॉमन नॉर्मल वो सेम होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? तो देखो अगर मान लो जो बॉडीज कांटेक्ट में है, अगर उनका कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बॉडीज हैं वो या तो सेपरेट कर जाएंगे या एक दूसरे में डिफॉर्म कर जाएंगे। बट अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है, ना बॉडी सेपरेट कर रहे हैं ना डिफॉर्म कर रहे हैं, तो वो तभी होगा जब उन दोनों बॉडीज का कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन क्या कैसे बनाएंगे, तो मान लो कि जिन भी बॉडीज के बीच हम लोग को एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, उनका हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करेंगे अलोंग द कॉमन नॉर्मल और उसको हम लोग इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो वहां से हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा अपने पास एक और इंपॉर्टेंट टूल होता है, दैट इज सूडो फोर्स। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम पहले ही बताए थे कि अपने पास दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। सर इनर्शियल क्या होगा, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा, बेसिकली फर्स्ट लॉ। ठीक है, और वो कैसे पता करेंगे, तो वो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। ठीक है, अब उसी की तरह अपने पास एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल। सो नॉन इनर्शियल क्या होता है, जिसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है। अब कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है नॉन इनर्शियल, तो इनर्शियल क्या होगा, जिसका एक्सेलरेशन जीरो, बट यही मान लो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पता कर लिए, तो आसानी से हम लोग सूडो फोर्स को समझ सकते हैं। तो पहले समझो सूडो फोर्स के बारे में। तो सूडो फोर्स जो होता है ना, वो एक इमेजिनरी फोर्स होता है। ठीक है, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो तुम बोलोगे सर कि अगर ये इमेजिनरी है तो इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो देखो बहुत बार क्या होता है ना, ठीक है, कि जब हम लोग किसी भी बॉडी को नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं होता है। ठीक है, जो इक्वेशन है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा बनने लग जाता है। ठीक है, तो एफबीडी को करेक्ट करने के लिए, न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। बात समझ में आया? तो पहली बात कि सर सूडो फोर्स कब लगेगा, जब हमारा ऑब्जर्वेशन किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा, दैट इज कि एक्सेलरेटेड फ्रेम से। बात समझ में आया? तो पहले जब भी एफबीडी बनाओ तो तुमको अब थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी ध्यान रखना है कि तुम कहां पे बैठ के चीजों को देख रहे हो, इनर्शियल फ्रेम से या नॉन इनर्शियल से। नॉन इनर्शियल से बैठ रहोगे तो जो भी रियल फोर्सेस होंगे उनके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, सूडो फोर्स। तो अब सवाल ये कि सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले हम मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखो जो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि जो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये नेट फोर्स नहीं करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो हो जाएगा m इंटू ए नॉट, जिसमें m जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ए नॉट जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ऑलवेज सूडो फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के मास को ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना है कि जो भी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सूडो फोर्स लगेगा। तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे हम लोग को दे रखा है सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ m इंटू ए नॉट। तो तुम देख रहे हो कि जो भी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दे रखे हैं बेस्ड ऑन सूडो फोर्स। ठीक है, दैट इज लिफ्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है कि कभी अगर मान लो लिफ्ट जो है वो अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो किसी भी बॉडी का जो अपेरेंट वेट हम लोग को मिलेगा वो m इंटू जी प्लस ए होगा, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन g प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। यही नेक्स्ट हम लोगों को दे रखा है कि अगर कोई एक्सेलरेशन, सॉरी, कोई लिफ्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में बॉडी का जो अपेरेंट वेट होगा वो m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। अगर कोई लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, तो जो अपेरेंट वेट होगा वो जीरो हो जाएगा, जो कि वेटलेसनेस हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, वो कोई वेट को फील नहीं करेगा। ना अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक में, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया है फ्रिक्शन का। ठीक है, कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बात समझ रहे हो। अब थोड़ा हम लोग इसमें डिटेल में भी बात करेंगे। पहली बात कि फ्रिक्शन जो होगा वो कांटेक्ट फोर्स होगा। अच्छा, कब लगेगा, जब दो बॉडीज के बीच कांटेक्ट हो, साथ ही साथ जब दोनों बॉडीज के बीच या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो। सर किस डायरेक्शन में लगेगा, तो जो कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा उसके पैरेलल, एंड जो रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। बात समझ में आया हम लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों को ध्यान देना है कि अपने पास दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक एक काइनेटिक। ठीक है सर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, देखो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगे और उनके बीच टेंडेंसी होगा रिलेटिव मोशन का, बट कोई एक्चुअल रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा, तो वहां पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो क्या होगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे बोल रखा है दैट इज एक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, हाँ बट टेंडेंसी होगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इस स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो पहला पॉइंट दे रखा है कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। देखो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, एक जीरो से, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, और जहां तक ये मैक्सिमम एडजस्ट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बोल रखा है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वेरीज फ्रॉम जीरो अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। बात समझ में, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
और इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग म्यू एस से यूज करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट फ्रिक्शन होगा हमारा वो होगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। सर ये कब लगेगा? जब दो बॉडीज के बीच एक्चुअली रिलेटिव मोशन हो रहा हो। तो जब भी दो बॉडीज के बीच एक्चुअली रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। ठीक है, अच्छा इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक ग्राफ भी पूछा जाता है हम लोगों को, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर हम लोग फ्रिक्शन ले लेते हैं और इधर हम लोग एफ एक्सटर्नल ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच जो ग्राफ होता है वो पैसे ऐसे लिनियरली इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर ग्राफ तुमको फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स के बीच पूछ ले तो ये ग्राफ भी हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस फ्रिक्शन। ठीक है, तो जैसा भी हम लोग देखें कि सर अपने पास दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, म्यू एस एंड म्यू के। ठीक है, जनरली म्यू एस जो होता है वो ज्यादा होता है और म्यू के जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा वो कम होगा। तो जैसा तुम देख रहे हो कि इधर जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है ना। अब इसी में दो और टर्म हम लोगों को मिलते हैं, एक होता है एंगल ऑफ रिपोज और एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखो क्या होता है कि जब हम लोग किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस को, रफ सरफेस को इंक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है कि वो मिनिमम एंगल, ठीक है, जिसपे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। बस समझ रहे हो? जैसे मान लो ठीक है कि कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे रखे हुए, लेट अस ऑफ मास m, और ये जो सरफेस है वो है रफ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब देखो जैसे सरफेस को हम लोग इंक्लाइन करेंगे तो इसका जो टेंडेंसी होगा स्लिपिंग का वो बढ़ेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ वो मिनिमम एंगल जहां पे ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और ये एंगल ऑफ रिपोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो जो tan थीटा होगा वो म्यू एस के इक्वल होगा, तो यहां से हम लोग ये एंगल ऑफ रिपोज को फाइंड कर सकते हैं। अगला जो टर्म होगा वो होगा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो ये बेसिकली एक एंगल होता है हमारा, ठीक है, दैट इज नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल के बीच। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को दे रखा था द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल, तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करेंगे? तो tan अल्फा हम लोग फाइंड करते हैं कि जो भी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग नॉर्मल से डिवाइड करेंगे, तो ये म्यू एस इंटू एन हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को म्यू एस के इक्वल tan लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आर जो होगा वो लैम्डा के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम लोग को एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी मिल गया। तो ये हम लोग क्या किए इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पॉइंट्स को सारा रिवाइज कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिए। अब तुम्हारा काम होगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, बात समझ में आए, और जो भी डाउट हो फटाफट कमेंट में बताना। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह का रिवीजन वीडियो तुम्हारे लिए लेके आए, ताकि तुमको एक हेल्प मिले। बात समझ में आए? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।